नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव के दंगल की। और देखिए, कुर्नी सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने नॉमिनेशन फाइनल कर दिया। 5 दिसंबर को यहां उपचुनाव का मतदान होना है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष पर बीजेपी अभी से हमले कर रही है। एआईएमआईएम ने भी कैंडिडेट उतार दिया है, जबकि मुकेश सैनी की पार्टी यानी कि वीआईपी ने भी प्रत्याशी उतारने की बात कहकर मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता ने अपना नामांकन दायर कर दिया है। केदार गुप्ता की नॉमिनेशन फाइल करते वक्त बड़ी संख्या में बीजेपी के कई दिग्गज शामिल हुए। नामांकन के बाद केदार गुप्ता ने इलाके में किए गए अपने विकास कार्यों को गिनाकर इस बार भी जीत का दावा किया। जब 2015 में मुझे कुर्नी की महान जनता ने मुहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और टिकट दिया, और कुर्नी की महान जनता ने जब उस पर मुहर लगा दिया तो 15 से 20 तक 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया का हमने सड़क पुल पुलिया बनवाने का काम किया। विकास होगा, लोगों का सम्मान होगा, और जो बचा हुआ काम है उसको हम लोग कराएंगे। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता ने कुर्नी सीट से 2015 में आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। 2020 विधानसभा चुनाव में 712 वोट से आरजेडी उम्मीदवार से हारे थे। कुर्नी के बड़े व्यापारी के रूप में भी जाने जाते हैं केदार गुप्ता। ईंट भट्टे के साथ कई अन्य कारोबार भी करते हैं। पहले मुखिया का भी चुनाव जीत चुके हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी कुर्नी सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। गुलाम मुर्तजा अंसारी कुर्नी से एआईएमआईएम के उम्मीदवार होंगे। अंसारी जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। इसके साथ ही महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महागठबंधन की मुश्किलें केवल एआईएमआईएम ही नहीं बढ़ा रहा। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने भी कुर्नी से उम्मीदवार उतारने की बात कर जेडीयू आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी है। इधर कुर्नी उपचुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही बयानबाजी कर रही है। सुशील मोदी कहते हैं कि एक सहनी का टिकट काटकर दूसरे को टिकट दे दिया गया तो प्रतिक्रिया होगी ही। हाल ही में गोपालगंज उपचुनाव में उम्मीदवारों के बिखराव का फायदा बीजेपी को मिला था और महागठबंधन प्रत्याशी को बीजेपी ने शिकस्त दे दी थी। इसलिए कुर्नी सीट को लेकर अभी से ही जीत के दावे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बाद मुकेश सहनी की पार्टी यानी कि वीआईपी और ओवैसी की एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और इन दोनों दलों के उम्मीदवार उतारे जाने के बाद कहा यह जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन और एनडीए को होगा, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी बीजेपी का वोट काटेगी, वहीं एआईएमआईएम के उम्मीदवार आरजेडी का एमवाई समीकरण बिगाड़ेंगे। लेकिन सभी दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। सभी चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है और हमारी प्रत्याशी बहुत कम मार्जिन से पिछला चुनाव हारे थे। इसलिए इस बार हम एक अच्छी बढ़त के साथ चुनाव का परिणाम देने वाले हैं और भरोसा है कि यह चुनाव का परिणाम एक बड़ा संकेत देने वाला होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विगत 17-18 वर्षों से बिहार में आधारभूत संरचना के साथ साथ मानव विकास का जो एक शानदार कार्यक्रम हुआ है वो राष्ट्रीय पटल पे एक लंबी लकीर खींची गई है। अब बिहार की जनता ने विकास को चुना है। विकास को वो समझते हैं। विकास का मतलब कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व। और 2020 में जो चुनाव हुआ था, एआईएम के जो विधायक जीत करके आए थे उसमें से 4 विधायक महागठबंधन में शामिल हो गए थे। ये हम लोगों ने देखा और किस तरह की बातें उन्होंने की थी उस पार्टी को लेकर के। लोकतंत्र से पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, पर कुछ चीजें जो पहले से स्थापित हो चुकी है वो जनता बहुत बारीकी से देख रही है। अब वो दोबारा दूध का जला हुआ मट्ठा भी लोग फूंक के पीता है। तो महागठबंधन का जो वोट है और महागठबंधन जो नीतियां हैं वो लगभग सभी लोग स्वीकार कर चुके हैं। गलत बात है
हमारी सीधी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी से है। मुझे बीजेपी वीआईपी पार्टी को बीजेपी को हराना है। भारतीय जनता पार्टी और वीआईपी पार्टी के साथ बीजेपी ने क्या किया ये किसी के सामने छिपा हुआ नहीं है। आज के दिन में अगर जोड़ के आप देखिएगा तो हमारी जीत वहाँ सुनिश्चित है। तो देखिए, कुर्नी उपचुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। आइए आपको एक बार बताते हैं कि सभी उम्मीदवार किस जाति से आते हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण काफी मायने रखते हैं। केदार प्रसाद की बात कर लें तो वो वैश्य समाज से आते हैं। वहीं मनोज कुशवाहा वो कुशवाहा समाज से आते हैं। मुर्तजा अंसारी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। नीलाप कुमार भूमियार समाज से आते हैं। तो अलग अलग पार्टियों की अलग अलग प्रत्याशियों के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि कौन किस जाति से आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति ही नहीं, और ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि कौन से प्रत्याशी किस जाति से आते हैं। और कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी के बीच एक कड़ा मुकाबला है। दोनों तरफ से जीत के दावे भी किए जा रहे हैं और जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुशवाहा वोटर सबसे निर्णायक माना जा रहा, जिसे अपने पाले में करने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जेडीयू को उम्मीद है कि उसके उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के कुशवाहा समाज से होने का भरपूर फायदा उसे मिलेगा। बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, लेकिन जहां तक नीतीश कुमार डर गए, और डरने का मामला यह है कि 2 चुनाव ने प्रूव कर दिया कि नीतीश कुमार जी के पास मोकामा में सिर्फ 1000 वोट है। तो जिस व्यक्ति के पास 1000 वोट हो तो बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। बिहार का मुख्यमंत्री हो और 1000 वोट हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए वो अब मूल वोटों पर विचार करने लगे। लवकुश के नाम से पार्टी बनी। तो हर जात का इम्पोर्टेंस होता है, किसी एक जात के इम्पोर्टेंस की बात नहीं है। कोई एक जात को श्रेय देना कि वही हराता है जिताता है, यह बहुत मुनासिब नहीं होता है। डेमोक्रेसी में सबका इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर उसी के आधार पर सवाल आप पूछ रहे हैं कि कुशवाहा निर्णायक वोट वहां है, तब तो समझ लीजिए कि निर्णय हो गया, क्योंकि 100% कुशवाहा तो जेडीयू के पक्ष में है। तो देखिए, इन सब के बीच सवाल तो ये भी उठता है कि ओवैसी क्या तेजस्वी को फिर से हराएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जातिगत रणनीति के तहत प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है और हर प्रत्याशी की तरफ से, हर दल की तरफ से इस बात के ये दावे किए जा रहे हैं कि जीत हमारी ही होगी। अब ऐसे में एआईएमआईएम के प्रत्याशी के तौर पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके चुनावी रणभूमि में उतरने से महागठबंधन को या फिर बीजेपी को नुकसान होगा। इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। आखिर एआईएमआईएम के आक्रामक रवैये से महागठबंधन परेशान क्यों हो गया है? तेजस्वी को क्या फिर से ओवैसी हरा देंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ओवैसी की विगत कुछ वर्षों में ताकत जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी को 41.5% वोट मिले, जबकि एआईएमआईएम के अब्दुल सलाम को 7.25% वोट मिले। गोपालगंज उपचुनाव में आरजेडी की हार महज 1.07% वोटों से हुई है, और वोटों की अगर बात कर लें तो बीजेपी की कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले। वहीं आरजेडी के मोहन गुप्ता को 68,259 वोट हासिल हुए, यानी कि आरजेडी को महज 1,794 वोटों से ही हार मिली है, जबकि एआईएमआईएम के अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले और साधु यादव की पत्नी यानी कि इंदिरा यादव को 8,854 वोट हासिल हुए। गोपालगंज उपचुनाव में मोहन गुप्ता की हार के बाद आरजेडी ने एआईएमआईएम और साधु यादव पर हार का ठीकरा फोड़ा, और आरजेडी के इन आरोपों में दम दिखता है, और यही वजह है कि महागठबंधन के नेता ओवैसी फैक्टर से टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में एआईएमआईएम ने एक बड़े वोट कटवा के तौर पर अपनी भूमिका अदा की, और पिछले विगत कुछ वर्षों के आंकड़ों को अगर ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम की ताकत बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से न सिर्फ महागठबंधन बल्कि वीआईपी प्रत्याशी के उतरने की वजह से बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई है। और क्योंकि कुर्नी विधान उपचुनाव जो है वो काफी अपने आप में मायने रखता है, और इससे आगे की रणनीति, आगामी जो
राजनीतिक भविष्य है वो भी तय होगा। और देखिए, बिहार में एआईएमआईएम की ताकत बढ़ी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि विगत कुछ वर्षों में एआईएमआईएम की ताकत बढ़ी है और इसका सीधा असर चुनावी रणभूमि में देखने को मिलता है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं और समझिए, आंकड़ों के माध्यम से समझिए। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम को 5 सीटें ही मिली थी। वहीं 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम को 1.24% वोट मिले और 2015 के चुनाव में उसे महज 0.5% ही वोट मिले थे। इसके बावजूद वोट कटवा के तौर पर उसने अपनी भूमिका चुनावी रणभूमि में हमेशा ही अदा की है और यही वजह है कि लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि कहीं ना कहीं एआईएमआईएम और साथ ही साथ वीआईपी के प्रत्याशी के चुनावी रणभूमि में उतरने से महागठबंधन और बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जीत आखिर किसकी होती है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। ओवैसी की पार्टी ने पूर्व जिला परिषद सदस्य गुलाम मुर्तजा अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने उम्मीदवार को सिंबल भी दिया है और महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं हम बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए उम्मीदवार उतारते हैं तो वो पहले अपने गिरेबान में झांके। अख्तरुल इमान और मुर्तजा अंसारी से बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो कुर्नी में एमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। गुलाम मुर्तजा अंसारी हैं जिन्हें सिंबल दे रहे हैं अख्तरुल इमान जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है एमआईएम के। अख्तरुल जी, ये फैसला कैसे फिर से हो गया कि कुर्नी में आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे? ये फैसला फिर से कैसे हो गया? मतलब आगे में हम कुछ अलग फैसला किए हुए थे क्या? इसलिए ये सवाल है ना कि चूंकि महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि आप एक खास पार्टी को मदद पहुंचाने के लिए अपने उम्मीदवार। कौन क्या बोलते हैं? हमारे खिलाफ वही लोग बोलते हैं जिन लोगों ने अक़लियतों का गला घोटा है, जिन लोगों ने अक़लियतों को हिस्से से महरूम रखा है। ये जुमले उसी के हो सकते हैं। अब गठबंधन के हैं कि महागठबंधन की, मझलकी गठबंधन के हैं कि बीजेपी के गठबंधन से भागे हुए लोगों के जुमले हैं। ये मैं नहीं कुछ कहना चाहता। अख्तरुल जी, बताइए कि तो कुर्नी में आपकी लड़ाई सीधे किससे है? अब सीधे किससे होगी? हमारी लड़ाई राजनीतिक सामंतवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई फिरका परस्तों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई कमजोर तबकात को ऊपर उठाने की लड़ाई है। आप वोट किस नाम पे मांगेंगे? वोट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर मांगेंगे, पसमानदा के तरक्की के लिए मांगेंगे और बैरिस्टर इमाम असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने के लिए मांगेंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज एक साथ 10,459 नव नियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसे लेकर उनमें खास तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। सुबह सुबह नव नियुक्त पुलिसकर्मी गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और नियुक्ति पत्र लेने का इंतजार कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो आज गांधी मैदान इतिहास रचने वाला है। एक साथ 10,459 नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा और पुलिसकर्मी पहुंचने लगे हैं। चेहरे पे उल्लास, चेहरे पे खुशी, एक खास चमक। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज इतना बड़ा मौका, एक साथ आप लोग इतने संख्या में लोग ज्वाइन करेंगे, कैसा लग रहा है आज? अपना अनुभव बताइए। इसमें तो हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, हम लोग का सर आएंगे उसके बाद जो होगा। आप अपना अनुभव बताइए, आज कैसा लग रहा है? मेरा अभी कुछ भी अनुभव नहीं है सर। आपका नाम मोहित जी, कैसा लग रहा है आज यहाँ पे? हम लोग नहीं बता सकते। अच्छा, आप लोग नहीं बता सकते। कैसा लग रहा है सर? आपको आज मिलना है ना नियुक्ति पत्र? मिलना है, हमारे सर से बात करिए, हमें पता। सब लोग सर ही बात करेंगे। हम सब न्यू है, हम लोग को क्या पता है क्या है। नहीं, आज कैसा लग रहा है जब इतनी संख्या में एक साथ हम लोग नहीं बता सकते हैं सर, सॉरी। आज आप लोग नहीं बताएंगे? सॉरी नहीं सर, सर से बात कीजिए। तो देखिए, अभी आज इनकी ज्वाइनिंग, इसलिए बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से देखिए कि जो नवनियुक्त जो पुलिसकर्मी है, कैसा लग रहा है? आप लोग भी आज ज्वाइन करने वाले हैं? सर से हम लोग के जो कमांडर साहब उनसे बात। अच्छा, कैसा अनुभव, कैसा लग रहा है? अपना अनुभव तो बताइए। हमको कुछ पता नहीं चल रहा है सर। अपना अनुभव बताइए, कैसा लग रहा है आज? अच्छा है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड। बहुत एक्साइटेड है नहीं?
और एक साथ इतनी संख्या में तो और एक्साइटमेंट बढ़ गया होगा। हाँ। बिल्कुल। कैसा लग रहा है मैम आज? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था कि एक साथ इतने लोग एक साथ नियुक्ति पत्र लेंगे? नहीं। हा? आज का दिन मतलब आपके लिए ऐतिहासिक हो गया नहीं? हाँ। तो देखिए कई सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनके चेहरे की चमक और उन्होंने बताया कि आज बहुत एक्साइटमेंट है। तो ये तस्वीर हम आपको गांधी मैदान की दिखा रहे हैं जहां पे एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे और जाहिर सी बात है गांधी मैदान ने आज इतिहास रचा है और रचने की एक बड़ी तैयारी है जब एक साथ इतने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद बितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। हर उम्मीदवार ने जीत के लिए चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद खास और दिलचस्प हो गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारकर चुनावी मुकाबले को और ज्यादा रोचक बना दिया है। मुख्य दलों के अलावा जन अधिकार पार्टी और AIMIM के उम्मीदवार ने मैदान में उतरकर प्रतिद्वंदियों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ा दी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव हर गुजरते वक्त के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। 19 नवंबर को होने वाले इस चुनाव में उतरे तमाम उम्मीदवारों ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। वक्त कम है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। लेकिन ये चुनाव इस बार कई मायनों में रोचक हो चला है। वजह है कि इस चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। महागठबंधन में जेडीयू के भी आने से आरजेडी और जेडीयू की मिली ताकत उन्हें मजबूती दे रही है। यही वजह है कि उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये चुनाव तो चुनौती तो रहेंगे ही, बट हम सबका साथ मुझे मिल रहा है, सबों का आशीर्वाद मिल रहा है, छोटे भाइयों का भी साथ मिल रहा है, छात्राओं का भी साथ पूरी तरह मिल रहा है। तो लोग जानते हैं कि ये आएगा तो ये बंदा काम करेगा, क्योंकि मैं 2019 से जीत करके कैंपस में बैठा हूँ। आरजेडी और जेडीयू उम्मीदवार की सीधा मुकाबला एबीवीपी उम्मीदवार से माना जा रहा है, जो भाजपा से जुड़ी हुई है। ऐसे में एबीवीपी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है और लगातार वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। मैं हमेशा पूरे मजबूती से खड़ा रहा हूँ, बस उसी का संघर्ष चल रहा है। अच्छा, और मुकाबला आपका किसी से है कि नहीं? कोई मुकाबला, कोई टक्कर में नहीं है। कोई हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब बोले रहे हैं यहाँ पे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं हवा में बात नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से मगध महिला में भी छात्रावास दिया गया है बहनों के लिए, उसी तरह से पटना कॉलेज साइंस कॉलेज के लिए बहनों के लिए एक छात्रावास का मैं निर्माण करवाऊंगा। बड़े राजनीतिक दलों से जुड़े उम्मीदवार अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इस छात्र संघ चुनाव को 3 राजनीतिक पार्टियों ने और भी रोचक बना दिया है। पप्पू यादव की पार्टी जाप के उम्मीदवार भी कड़ी टक्कर देने का मन बनाकर मैदान में उतरे हैं। पिछले यूनिवर्सिटी चुनाव में पप्पू यादव की पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया था। देखिए, हमारे पार्टी, हमारे नेता मेरे संघर्ष को देख के मुझे प्रेसिडेंट पोस्ट का टिकट दिया। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ सिर्फ अपने संघर्ष के दम पे। जो लोग अभी ऑडी फॉर्च्यूनर जो कैंडिडेट विधायक उतार रहे हैं और जो ऑडी फॉर्च्यूनर बिरयानी बांट रहे हैं, मैं उन लोग को यही कहना चाहूँगा, एक तरफ विधायक हैं, एक तरफ ऑडी फॉर्च्यूनर है और एक तरफ हमारा संघर्ष है। पटना यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। ऐसे में इन वोटों को अपने खाते में डालने के लिए AIMIM ने भी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। भरोसा यहाँ भी जीत का ही है। जाप और AIMIM के अलावा पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है। यहाँ पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, बस पॉलिटिक्स पे, बाहरी पॉलिटिक्स जो क्षेत्रीय राजनीति है उस पर उतर जाते हैं। हम यहाँ मुद्दों को लेकर खड़े हुए हैं। हमारा मुद्दा है कि ग्रेजुएशन के बाद 3rd ईयर में प्लेसमेंट, मतलब कैंपस प्लेसमेंट हो। कैंपस प्लेसमेंट बिल्कुल ही नहीं होता यहाँ पर। हम ग्रेजुएशन, मेरा हो गया PG फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, कॉलेज में प्लेसमेंट्स ही नहीं आया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी हम लोग बेरोजगार हैं। अगर हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट आता तो हमारे हैंड में एक जॉब होता, एम्प्लॉयड होते हम लोग साथ में। तो मेरा मुद्दा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए सारे लोग हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरा नाम मुनमुन है, हम वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग है CYSS। क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? यहाँ का माहौल, क्योंकि गर्ल्स की सेफ्टी बिल्कुल नहीं यूनिवर्सिटी में, और हमारा मुद्दा ही ये रहा है कि गर्ल्स की सेफ्टी हो।
आपकी लड़ाई यहाँ पे किससे है, किससे टफ फाइट मिल रहा है आपको? देखिए, टफ फाइट हमारा नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग अभी गर्ल्स की सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। इस टॉपिक पे कोई नहीं आवाज उठा रहे। कोई लड़कियों की सेफ्टी का मुद्दा लेकर मैदान में उतरा है तो किसी ने कैंपस प्लेसमेंट को आगे रखा है, कोई छात्रावास की बात कर रहा है तो कोई विश्वविद्यालय में सुविधाओं के अभाव को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहा है। सारे मुद्दे छात्रों के हित से जुड़े दिखते हैं, पर देखने वाली बात ये है कि छात्र किसके दावे पर अपना भरोसा जताते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं बाढ़ के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा। दरअसल शहर से 5 किलोमीटर दूर गई गंगा की धार को फिर से मुख्य धारा यानी कि पुराने स्वरूप में लाने से जहां लोग खुश थे, वहीं 4 महीने के भीतर ही चैनल में गंगा नदी का पानी पूरी तरह सूख जाने से बख्तियारपुर के लोग मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं गंगा के सूखने पर बीजेपी इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह फेल बता रही है। हालांकि अधिकारी जल्द ही पुराने स्कीम के तहत गाद निकालकर गंगा के पुरानी धार में लाने की बात कह रहे हैं। बता दें कि इसी साल 13 जून को घोसवरी घाट से सीढ़ी घाट तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित गंगा चैनल के उद्घाटन के साथ ही गंगा को घाटों के नजदीक लाने की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी दूर गई गंगा को घाटों के नजदीक लाने का ये सपना था और मुख्यमंत्री ने अपने सपने को साकार भी किया। अभी हम खड़े हैं बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट में, जहाँ आपको दिखाते हैं कि पीछे ये वो जगह है जहाँ जून महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा को, दूर गई गंगा को नजदीक लाया था। गंगा परियोजना के तहत ये इसकी शुरुआत हुई थी और मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि अब बख्तियारपुर के लोगों को दूर गई गंगा से नज़दीक रूबरू होना होगा। लेकिन अभी जून महीने में ये परियोजना शुरू हुआ था और आज नवंबर महीना आ गया है। नवंबर महीने में आप देख सकते हैं कि गंगा जो है काफ़ी दूर फिर चली गई हैं। कह सकते हैं कि गंगा में गाद और दूर गंगा का पानी का जल स्तर का कम होना इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि एक बार फिर से इस गंगा की गाद को हटाने का काम शुरू होगा ताकि निर्मल और स्वच्छ गंगा एक बार फिर बख्तियारपुर के घाटों के नज़दीक आ सकें। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।